Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to continue with the chapter Admission of a New Partner. Starting today's class with illustration 6. आओ चलो डिस्कस करते हैं. A and B are in partnership, sharing profits and losses in the proportion of 3/4 and 1/4 respectively. So A and B are old partners जिनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है. Their balance sheet as on 31st March 2022 was as follows. So बैलेंस शीट के असेट्स एंड लाइबिलिटीज का आइटम वाइज अमाउंट दिया हुआ है. एज सच कोई बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं किया है, बट बैलेंस शीट में असेट्स एंड लाइबिलिटीज के आइटम्स का अमाउंट दिया हुआ है. Cash 1000, trade receivables, inventory, plant machinery, trade payables, bank overdraft. A is a capital and B is capital. Okay. On 1st April 2022, they admitted a C into partnership. So C is a new partner admitted into partnership on the following terms. C to purchase 1/3 of the goodwill for rupees 2000. इससे अपने को दो इंफॉर्मेशन मिला है. दो इंफॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले C's शेयर ऑफ गुडविल इज रुपीज 2000. C's शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू रुपीज 2000. एंड दूसरा C's शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 1/3. सो दो इंफॉर्मेशन ये है. C's शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू रुपीज 2000 and C's share of profit is 1/3. And provide rupees 10,000 as capital. तो C 2,000 रुपया as is a share of goodwill and 10,000 रुपया as capital लेकर बिजनेस में एडमिट हुआ है. गुडविल नॉट टू अपीयर इन द बुक्स. अभी तक जितना भी हमने सीखा है, राइट फ्रॉम द चैप्टर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल टिल नाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, किसी भी सम में किसी भी सिचुएशन में कभी भी गुडविल अकाउंट बुक्स में नहीं आया है ना. यानी गुडविल अकाउंट डेबिट नहीं हुआ. अभी तक कोई भी सम में हमने नहीं किया ऐसा. सो गुडविल नॉट टू अपीयर इन द बुक्स, ये हम लोग बाय डिफॉल्ट ऐसा ही करते हैं. क्लियर? यस और नो? नेक्स्ट, फर्दर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड. यानी फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होंगे are to be shared by A, B and C equally. यानी तीनों के बीच NPSR is 1:1:1. एडमिशन से पहले A और B के बीच में ओल्ड PSR was 3:1. अभी एडमिशन के बाद A, B and C के बीच में न्यू PSR NPSR is 1:1:1. तो लगे हाथ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं. तो सैक्रिफाइस कैसे निकालते हैं? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. तो एज सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर. ओल्ड शेयर कितना है इसका? 3/4 एंड न्यू शेयर इज 1/3. निकालो. तो एज सैक्रिफाइस इज 5/12. ओके, बी का निकालो.
बी का ओल्ड शेयर इज 1/4 एंड न्यू शेयर इज 1/3। बी के केस में पता नहीं क्यों गेन लग रहा है, आपको भी लग रहा है ऐसा? बिकॉज ओल्ड शेयर था 1/4 विच इज 25%, न्यू शेयर इज 1/3 विच इज 33.33%, यानी न्यू शेयर इज मोर देन ओल्ड शेयर। तो आफ्टर admission of C, even B has gained in share of profit। तो B के केस में गेन कितने का? 1/12। So B has not sacrificed. In fact, on the other side, B has gained। C का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 1/3। सो C तो नया पार्टनर है, वो तो गेन ही करेगा। तो C का गेन इज 4/12। अब देखो थोड़ा, B's gain is 1/12, C's gain is 4/12, total gain is 1/12 plus 4/12 is equal to 5/12। ये 5/12 किसने सैक्रिफाइस किया? पूरा का पूरा ए ने। तो ए इज द ओनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हु हैज सैक्रिफाइस्ड 5/12, एंड इसको गेन किसने किया? बी एंड सी ने। बी ने गेन किया 1/12, सी ने गेन किया 4/12। 4/12 मीन्स 1/3। क्लियर है? यानी इन दिस केस ए तो कॉम्पेंसेट करेगा ही, सॉरी सी तो कॉम्पेंसेट करेगा ही ए को, सी तो कॉम्पेंसेट करेगा ही ए को। सी के साथ बी विल ऑल्सो कॉम्पेंसेट टू ए। तो सी के साथ बी विल ऑल्सो कॉम्पेंसेट टू ए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, सी कॉम्पेंसेट कैसे कर रहा है? बाय ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। कितना अमाउंट? 2000। तो सी इज ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल 2000, and this whole amount will go to A's capital account। yes or no? तो सी के कंपेंसेशन के लिए सी ने जो शेयर ऑफ प्रॉफिट में गेन किया है उसके लिए सी कॉम्पेंसेट कर रहा है अपना शेयर ऑफ गुडविल 2000 रुपया लाकर, जो कि ए के खाते में ऐड हो जाएगा, बिकॉज इसका पूरा सैक्रिफाइस ए ने किया है। तो सी जो 2000 रुपया एज एज अ शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है, पूरा 2000 रुपीज विल बी क्रेडिटेड इन एज कैपिटल अकाउंट। तो ये सी का कंपेंसेशन हो गया। अभी इसमें हमने देखा कि बी भी गेन कर रहा है, तो बी भी कंपेंसेट करेगा। बी जो कॉम्पेंसेट करेगा, अब बी पुराना पार्टनर है, बी जो कॉम्पेंसेट करेगा ए को, उसके लिए एंट्री उसके लिए एंट्री विल बी कैपिटल एडजस्टमेंट वाला, यानी बी का कंपेंसेशन विल बी एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ बी। हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी किसी भी सिचुएशन में पुराना कोई पार्टनर गेन्स इन शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो उसका कॉम्पेंसेशन कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करके होता है। आई बात समझ में? तो बी का कंपेंसेशन विल बी थ्रू कैपिटल एडजस्टमेंट, यानी बी का कंपेंसेशन अपने बी के कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। तो क्या एंट्री पास होगा?
बी के कैपिटल अकाउंट में से उसका कॉम्पेंसेशन को काट लेंगे। तो बी का कैपिटल अकाउंट डिक्रीज डेबिट, क्रेडिट किसको करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या लिखे, सोचो जरा। सी वो ने कितना, सिक्स, सर वो जो उसका गुडविल का हो जाएगा 6,000। तो वो 6,000 में ये 2,000 दिया है, तो उसकी जितना ये सेक्रीफाइस किया है 6,000 का 1/12 कर देंगे तो 6,000 का 1/12 करो, करेक्ट आंसर है, बोलो कितना आ रहा है, 500। यस सर। ठीक है, गुड्डू का एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। गुड्डू बोल रहे हैं कि सर सी से हिसाब निकालिए, सी ने कितना गेन किया था। सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/3 है, एंड अपने इस शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए सी 2,000 रुपया एज इज अ शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है। तो सी इज अ शेयर ऑफ गुडविल इज, सी इज अ शेयर ऑफ गुडविल इज 2,000 एंड सी इज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 1/3। सो 1/3 शेयर पाने के लिए सी गुडविल के लिए 2,000 रुपया लेकर आ रहे हैं। तो इससे अपने पूरे फर्म का गुडविल निकाल सकते हैं। गुडविल का टोटल अमाउंट 2,000 इंटू 3/1 विच इज इक्वल टू 6,000 रुपीज। ये पूरे फर्म का गुडविल है। अब बी ने कितना गेन किया है, 1/12। तो वो 1/12 गेन के लिए कंपेंसेट करेगा। 6,000 का 1/12 इज 500। तो बी's compensation will be 6,000 into 1/12, 500। क्लियर है। एंट्री विल बी बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट 500। ओके। हमेशा याद रखना, जब भी किसी भी सिचुएशन में कोई पुराना पार्टनर गेन करता है शेयर ऑफ प्रॉफिट में, तो इन दैट केस adjustment of goodwill is made through capital accounts। ठीक है। तो बी के केस में कैपिटल एडजस्टमेंट का एंट्री पास होगा। बी के कैपिटल से अपने उसका शेयर ऑफ गुडविल जो उसने गेन किया एडजस्ट कर देंगे। सो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। तो सी के कंपनसेशन के लिए एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 2,000। बी के कंपनसेशन के लिए होगा बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 500। तो देखो ए को टोटल में कितना कंपनसेशन मिल रहा है, 2,000 प्लस 500 इज 2,500। ए ने कितना सैक्रिफाइस किया था, 5/12। 6,000 का 5/12 करो, कितना आ रहा है, 2,500। समझ में आया, राइट। तो एंट्रीज पास होंगी गुडविल के लिए एंड कैपिटल के लिए एक एंट्री। सो इन टोटल पॉइंट वन में तीन एंट्रीज आ रहा है। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 10,000। देन सेकेंड एंट्री, सीज कंपेंसेशन फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन के लिए, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 2,000। एंड देन बी के लिए बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। क्लियर ना। अच्छा, सी के कंपनसेशन के लिए क्या बोला मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, है ना। सो तीन एंट्रीज क्या हो गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 10,000। देन सी के कंपनसेशन के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 2,000 एंड बी के कंपनसेशन के लिए बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 500। क्लियर है। सर कंपनसेशन वाला तो कंबाइन कर सकते हैं क्या? कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट 3 में देखो,
प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, ये सारे रीवैल्यूएशन। ₹500 is to be provided for estimated bad debts। estimated bad debts मतलब bad debts actually हुआ नहीं है, estimated है। so there is a possibility जिसके लिए अपने को ₹500 का प्रोविजन, प्रोवाइडेड फॉर एस्टिमेटेड बैड डेट, प्रोविजन क्रिएट करना है। सो एंट्री क्या पास होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। एंड बैलेंस शीट में अपने एसेट के साइड में डेटर से लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 500। Inventory is to be taken at a valuation of 24,940। पुराने वाले बैलेंस शीट में इन्वेंट्री 22,000 का है, यानी इन्वेंट्री का वैल्यू इंक्रीज हुआ है 2940 से। सो एंट्री इज इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। क्लियर है? देन रीवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करके प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन को निकालकर ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसका इफेक्ट दे देंगे इन ओल्ड पीएसआर विच इज 3:1 ए और बी के कैपिटल अकाउंट में। लॉस हुआ तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन हुआ तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये 4 वाला इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसमें अपने दो चीज सीखे हैं। पहला चीज तो कि इधर में एडमिशन के कारण पुराना पार्टनर में से भी एक जन ने शेयर ऑफ प्रॉफिट में गेन किया था, तो वो भी कंपेंसेशन देगा। ये एक पॉइंट हमने सीखा इस क्वेश्चन में। एंड दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 4 में है। क्या बोल रहा है इसमें, बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, जैसे भी, या तो कैश लाकर या कैश विड्रॉ करके, द कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी मेड प्रपोर्शनेट टू दैट ऑफ सी ऑन their प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। मतलब क्या, द कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी मेड प्रपोर्शनेट टू दैट ऑफ सी ऑन their प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। सर इसका मतलब कैपिटल का बात हो रहा है। अब सी का कैपिटल कितना है, 10,000। वो 10,000 ही लेकर आया एज कैपिटल। एंड सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 1/3। तो सी 1/3 के लिए कैपिटल अकाउंट में 10,000 रखा है। तो वही बोल रहा है, द कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी मेड प्रपोर्शनेट टू दैट ऑफ सी ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। तो सी का 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए कैपिटल अकाउंट में 10,000 का बैलेंस है। तो अकॉर्डिंगली ए और बी के कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से कैपिटल बैलेंस को मेंटेन करना है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है, यानी सी, यानी ए का शेयर भी 1/3, बी का शेयर भी 1/3। तो अकॉर्डिंगली ए और बी दोनों के कैपिटल अकाउंट में 10,000 का बैलेंस को मेंटेन करना है। यानी एडमिशन के बाद ए बी के कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 10,000 रखना है। तो क्या करेंगे अपने, ध्यान से सुनो। कैपिटल अकाउंट बनाया, ध्यान से सुना, कैपिटल अकाउंट बनाया, इसके लिए कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट में सारे एंट्रीज का पोस्टिंग कर दिया। ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बी बाय डी, देन रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, देन गुडविल का, देन सी ने जो कैपिटल लेकर आया वो, देन गुडविल का एडजस्टमेंट। ठीक है, देन लास्ट में सारे एंट्रीज का इफेक्ट देने के बाद लास्ट में क्लोजिंग डेट में, क्लोजिंग डेट यानी क्लोजिंग बैलेंस, सो कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस में ए बी सी तीनों के केस में 10,000 10,000 10,000 टू बैलेंस सी बाई डी पहले से अ, लिख देना। एंड देन जो डिफरेंस आएगा, अगर एक्सेस हो तो वो पार्टनर अपने एक्सेस कैपिटल को विड्रॉ कर लेगा। बट अगर
डेफिशिट हुआ तो वो पार्टनर वो डेफिशिट को मेकअप करने के लिए कैश लेकर आएगा। वही चीज बोला हुआ है इसमें कि बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश the capitals of A and B are to be made proportionate to that of C on their profit sharing basis। आई बात समझ में? क्या समझे? कि पहले सारे एंट्रीज का इफेक्ट दे देना है, कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कर देना है। सब कुछ करने के बाद एंड में क्लोजिंग बैलेंस के जगह अमाउंट पुट करना है 10,000 10,000 10,000 ABC के टू बैलेंस C बाई D 10,000 10,000 10,000। क्योंकि C का कैपिटल 10,000 है और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/3 है, तो 1/3 के लिए वो कैपिटल में 10,000 रखा है। तो इसी के प्रपोर्शनेट अपने को ए और बी का कैपिटल में भी बैलेंस मेंटेन करना है। ये तीनों के बीच डिसाइड हुआ है। सो अब तीनों का न्यू पीएसआर इज 1:1:1, यानी तीनों का शेयर इज 1/3 1/3 1/3। सो अकॉर्डिंगली तीनों के केस में कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 10,000 10,000 10,000 होगा। सो सारे एडजस्टमेंट्स को करने के बाद कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस में अपने टू बैलेंस सी बाई डी तीनों पार्टनर्स के केस में 10,000 10,000 लिख देंगे। एंड देन कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो टू कैश या बाय कैश होगा। वो टू कैश या बाय कैश होगा। समझ में आया ना? ये सुनो यस क्लियर? यस यानी ये वाले क्वेश्चन यानी ये वाले क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस पहले से पता है 10,000 रखना है, और जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है दैट इज आइदर कैश विड्रॉन और कैश ब्रॉट इन। जैसे फॉर एग्जांपल सारे एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट करने के बाद ए के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल 19,030 आ रहा है, एंड क्लोजिंग में 10,000 का बैलेंस मेंटेन 10,000 का ही बैलेंस मेंटेन करना है। यानी ए का एक्सेस कैपिटल है बिजनेस में 9,030 रुपया, तो वो विड्रॉ कर लेगा। इसीलिए ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। बी के केस में क्रेडिट साइड का टोटल 10,510 आ रहा है, एंड डेबिट साइड में 500 रुपया जो उसका एक कटा को था, दे दिया। ए को देने के लिए कटा था, कंपेंसेट करने के लिए। तो बी के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में 10,010 रुपया है, जबकि क्लोजिंग डेट में कितना बैलेंस रखना है 10,000। तो बी क्या करेगा, जो एक्सेस 10 रुपया है वो निकाल लेगा। तो 10 रुपया से उसका एक्सेस कैपिटल था। ये सोनो, तो इस सिचुएशन इस सम में अपने को क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट पता है, और कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करके अपने को टू कैश बाय कैश बैलेंसिंग फिगर समझ में आया। एंड अकॉर्डिंगली उसका एंट्रीज भी पास करना है इसमें अपने को। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, जब अपने को जर्नल एंट्रीज के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है, तो वही अपने साथ साथ करेंगे साथ साथ करेंगे। एज इन की एक पेज में सारे एंट्रीज हो रहे हैं, दूसरे पेज में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसा नहीं कि सारे एंट्रीज को पास करने के बाद कैपिटल अकाउंट, नो, वो करना गलत हो जाएगा। बिकॉज ये जो एक्सेस कैपिटल ए और बी ने विड्रॉ कर लिया है, इसका भी जर्नल एंट्री अपने को पास करना है।
तो ये दो अमाउंट निकालने के लिए तो अपने को कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो इसीलिए साथ साथ कैपिटल अकाउंट को भी प्रिपेयर करते रहेंगे। देन बैलेंसिंग फिगर जो टू कैश आएगा उसका जर्नल एंट्री पास कर देंगे जर्नल एंट्री वाले जगह में। क्लियर है? नेक्स्ट अभी इलस्ट्रेशन 7। Illustration 7. A and B are partners of X LLP, Partnership Business Limited Liability Partnership, sharing profits and losses in 3:2 ratio between themselves. On 31st March 2022, the balance sheet of the firm was as follows. ये अपन को बैलेंस शीट दिया हुआ है। X agrees to join the business on the following conditions as on from 1st April 2022. He will introduce rupees 25,000 as his capital. So bank account debit to excess capital 25,000 and pay rupees 15,000 to the partners as premium for goodwill for 1/3 share of the future profits of the firm. Okay. So C अपना share of goodwill. Sorry, X is a share of goodwill. X is the new partner. X is a share of goodwill is rupees 15,000 जो वो कैश में लेकर आ रहा है। ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी है, तो इसका रुपया ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, उसके लिए सैक्रिफाइस कैलकुलेट करेंगे। सैक्रिफाइस कैलकुलेट करने के लिए न्यू रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो लास्ट लाइन दिया हुआ है। लास्ट लाइन में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखना, लास्ट पैराग्राफ को पहले एक बार रीड कर रहे हैं। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ये दूसरा नाम है किसका? रीवैल्यूएशन अकाउंट का। रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये वही अकाउंट है। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो ये है मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट ही। कैपिटल अकाउंट बनाना है इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर एक्स, assuming that the relative ratios of the old partners, the relative ratios of the old partners, कौन है old partners? A and B, will be in equal proportion after admission, यानी एडमिशन के बाद A और बीच का relative ratio will be 1:1। चीज को समझो, the relative ratio of the old partners A and B है, relative ratios मतलब इन दोनों के बीच will be equal proportion यानी 1:1 आफ्टर एडमिशन, यानी एडमिशन के बाद सी का सॉरी एक्स का शेयर एक्स को देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो ए और बी आपस में 1:1 के रेशियो में बांटेंगे। एक्स का शेयर कितना है? 1/3। एक्स को शेयर देने के बाद रिमेनिंग कितना बच रहा है? 2/3। ये 2/3 ए और बी इक्वल प्रपोर्शन में बांटेंगे यानी 1:1। तो 2/3 का हाफ एक हो जाएगा, 2/3 का हाफ देखो कितना आ रहा है 1/3, एंड बाकी हाफ 2/3 का रिमेनिंग हाफ वो भी 1/3 बी को जाएगा, यानी ए बी और एक्स का रेशियो आफ्टर एडमिशन ऑफ एक्स इज 1:1:1। ये चीज समझ में आया? ये सोनो। यस सर। सो एक्स का शेयर इज 1/3, एक्स को 1/3 देने के बाद रिमेनिंग बचा 2/3 जो ए और बी आपस में इक्वल प्रोपोर्शन में बांटेंगे, तो ए को मिलेगा 2/3 का हाफ
1/3, एंड बी को मिलेगा 2/3 का हाफ, 1/3, एन एक्स का तो 1/3 है, तो रेशियो में क्या हो गया, 1:1:1, यानी तीनों के बीच इक्वल रेशियो में प्रॉफिट्स बटेगा। तो अब एनपीएसआर मिल गया, सैक्रिफाइस निकालेंगे। सैक्रिफाइस कैसे निकालता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब ए का ओल्ड शेयर कितना था, ओल्ड शेयर 3, 3/5। हाँ करेक्ट, ए एंड बी के बीच में ओल्ड शेयर वाज 3:2, सो ए का ओल्ड शेयर वाज 3/5 एंड न्यू शेयर इज 1/3, कितना आ रहा है, 4/15 सैक्रिफाइस। बी का सैक्रिफाइस, ओल्ड शेयर 2/5, न्यू शेयर इज 1/3, बी का सैक्रिफाइस इज 1/15। तो ए का सैक्रिफाइस इज 4/15, बी का सैक्रिफाइस इज 1/15, टोटल सैक्रिफाइस बाय ए एंड बी इज 4/15 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 5/15, 5/15 इज 1/3, वही एक्स ने गेन किया है, सो टोटल सैक्रिफाइस इज इक्वल टू टोटल गेन। ये देखो मैं हर सम में चेक करता हूं, तो आपको भी एग्जाम में यू नीड टू मेक अ पॉइंट टू चेक, ताकि मिस्टेक अगर हो तो वो करेक्ट किया जा सके। तो ए का सैक्रिफाइस इज 4/15 एंड बी का सैक्रिफाइस इज 1/15, यानी दोनों के बीच सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 4:1, 4:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो एक्स जो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है, एक्स शेयर ऑफ गुडविल इज 15,000, तो इसके लिए क्या एंट्री पास होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू एक्स का शेयर ऑफ गुडविल किसको मिल जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ए एंड बी, इन व्हाट रेशियो, 4:1, यानी ए को कितना जाएगा 12,000 एंड बी को 3,000, यस और नो। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 4:1, तो ए को मिलेगा 12,000 एंड बी को 3,000, राइट, ओके। A revaluation of assets of the firm will be made by reducing the value of the plant and machinery to 15,000, यानी प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू को 15,000 रिड्यूसिंग टू 15,000, यानी 15,000 में लेकर आना है, यानी रीवैल्यूड अमाउंट इज 15,000 एंड बैलेंस शीट में कितना है 20,000, यानी 5,000 का डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। इन्वेंट्री बाय 10%, यानी इन्वेंट्री को 10% से रिड्यूस करना है, 15,000 का 10% इज 1,500, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फर्नीचर एंड फिटिंग्स बाय 1,000, सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड फिटिंग्स 1,000, एंड देन बैलेंस शीट में अपने रीवैल्यूड फिगर को लिखेंगे। प्रोविजन 750 का बनाना है फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। डेफिनेटली सारे एसेट्स का डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन हुआ है, तो देयर इज अ लॉस ऑन रीवैल्यूएशन जो ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी को चला जाएगा इन ओल्ड रेशियो 3:2। क्लियर है, इस सम में सच कोई डिफिकल्ट एडजस्टमेंट नहीं था, नहीं है ना, यस नो। ठीक है, हो जाएगा इलस्ट्रेशन 7, यस। इजी क्वेश्चन था। यस सर। अभी इलस्ट्रेशन 8,
ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 7,000 ईच, यानी ए का कैपिटल 7,000, बी का कैपिटल 7,000. दे एडमिट सी एज अ पार्टनर with 1/4 share in the profits of the firm. So C is a new partner जिसका share of profit is 1/4, and C brings rupees 8,000 as is a share of goodwill, as is share of capital, sorry. C brings rupees 8,000 as is a share of capital. तो C capital के लिए कितना ला रहा है? 8,000 रुपया. And C का share of profit कितना है? 1/4. Give the necessary journal entry to record goodwill. यानी गुडविल के लिए एंट्री पास करना है. बोलो. गुडविल का अमाउंट तो एज सच दिया हुआ नहीं है, एंड एज सच कोई मेथड भी नहीं बताया हुआ है जिससे कि हम गुडविल को कैलकुलेट कर पाए. मेथड्स यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एन्युटी मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड. एज सच इन सारे मेथड्स का कोई इंफॉर्मेशन या कोई हिंट नहीं दिया हुआ है, तो हम इनमें से कोई भी मेथड्स को यूज नहीं कर पाएंगे. तो बेसिकली इन्हीं इंफॉर्मेशन में से अपने को गुडविल का अमाउंट को निकालना है. कैसे निकालेंगे? सर C1. बोलो बोलो. जैसे 1/4 लाया है 8,000, तो करेक्ट. 8 इंटू नहीं, ये जैसे 8 इंटू 4 कर देंगे. अच्छा, गुड्डू बोल रहे हैं कि सर सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 है, एंड 1/4 शेयर के लिए वो 8,000 रुपए का कैपिटल ला रहा है. तो इसके हिसाब से फर्म का टोटल कैपिटल 8,000 इंटू 4/1, 32,000 होना चाहिए. नेक्स्ट, आगे कंटिन्यू करो. 7,000 प्लस 7,000 ए और बी का है, तो 14,000 प्लस 8,000 अगर करेंगे तो 22,000 आता है, तो 10,000 गुडविल का हो गया. करेक्ट. तो गुड्डू बोल रहा है कि सर कैपिटल होना चाहिए फर्म का 32,000, बट एक्चुअल कैपिटल है कितना? ए का 7,000, बी का 7,000 एंड सी का 8,000, कुल मिलाकर 22,000. तो फर्म का एक्चुअल कैपिटल 22,000 का है, जबकि सी जितना कैपिटल लेकर आ रहे हैं और सी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग तो फर्म का टोटल कैपिटल 32,000 होना चाहिए, बट एक्चुअली में है कितना? 22,000. यानी 10,000 का कैपिटल कम लगाया हुआ है बिजनेस में. तो ये केवल गुडविल होने के कारण ही हो सकता है. तो इसलिए गुडविल का वैल्यूएशन इज 10,000 रुपीज. यानी फर्म का गुडविल 10,000 का है. फर्म का गुडविल 10,000 का है. नाउ टेल मी, सी इज शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा फिर? फर्म का गुडविल 10,000 है, तो सी इज शेयर ऑफ गुडविल इज, सी इज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 1/4. 10,000 का 1/4 इज 2,500. क्लियर? अच्छा सर, जर्नल एंट्री पूछा है तो गुडविल का 2,500 ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगा. तो अपने को सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए. सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट पता है, बट इस क्वेश्चन में कहीं पर भी एनपीएसआर तो है ही नहीं, ओपीएसआर भी नहीं है. देख रहे हो, एनपीएसआर तो है ही नहीं, ओपीएसआर भी नहीं है. तो क्या करें? कोई भी पीएसआर नहीं दिया हुआ है, ना ओपीएसआर ना एनपीएसआर. तो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलते हैं? इक्वल में बांट देंगे, इक्वल से. इक्वल. इक्वल यानी ए और बी का ओपीएसआर 1:1 था. ए एंड बी का ओपीएसआर 1:1 था. तो ए एंड बी का ओपीएसआर 1:1 है. एनपीएसआर दिया हुआ नहीं है, ना ही एनपीएसआर को निकालने के लिए कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. तो याद करो, मैंने एक पॉइंट बताया था, जब क्वेश्चन में ओपीएसआर 1:1 तो हमने खुद से समझ लिया. जब क्वेश्चन में ओपीएसआर एंड न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट, यही दो इंफॉर्मेशन है,
एनपीएसआर का इंफॉर्मेशन नहीं है, ना एनपीएसआर को निकालने के लिए कोई इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, देन इन दैट केस ओपीएसआर इज इक्वल टू द सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। सर अपने एनपीएसआर को 1:1:1 क्यों नहीं पकड़े? कैसे पॉसिबल है वो? क्योंकि सी का शेयर तो 1/4 है ना। तो एनपीएसआर को 1:1:1 नहीं पकड़ सकते, क्योंकि सी का शेयर दिया हुआ है 1/4। तो सी का शेयर 1/4 है, तो अगर सी का शेयर 1/4 है तो तीनों के बीच एनपीएसआर 1:1:1 नहीं हो सकता है। तो एनपीएसआर 1:1:1 नहीं पकड़ सकते, क्योंकि सी का शेयर बताया 1/4। क्योंकि सी का शेयर 1/4 है, तो तीनों के बीच एनपीएसआर कैन नेवर बी 1:1:1। मैथ्स है इसमें। बट ओपीएसआर भी नहीं है। ओपीएसआर को तो हम ए और बी के बीच में 1:1 ले सकते हैं। तो ओपीएसआर 1:1 लिया जा सकता है। तो ए और बी के बीच में ओपीएसआर 1:1 है। यानी कि सी को 1/4 मिल रहा है, तो बाकी बचा 3/4। ये 3/4 ए और बी आपस में 1:1 के रेशियो में बांट लेंगे। क्लियर? सो क्वेश्चन में एनपीएसआर नहीं दिया हुआ है ना, एनपीएसआर को निकालने का आज सच कोई इंफॉर्मेशन है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ओल्ड पार्टनर्स के बीच में जो ओपीएसआर है वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 है। यानी ये सी इज ए शेयर ऑफ गुडविल 2500, ए और बी को हाफ हाफ, बार कितना, 1250 1250 करके जाएगा। है ना। अब इसके लिए एंट्री क्या पास करें? क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल करें, या सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल करें? क्या करें? सर सी कैपिटल, क्योंकि सी कॉम्पेंसेट कर रहा है। नहीं नहीं, आप चीज को समझा नहीं बेटा। क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा हुआ है कि सी अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर आ रहा है? आंसर इज नो। अच्छा अच्छा। ठीक है, अब समझा मेरा मैं क्या पूछना चाह रहा था? क्वेश्चन में हाँ सर कहीं हाँ। पर भी मेंशन नहीं कि सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। नो, नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन। सो व्हेन दिस इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू ए टू बी नहीं होगा। देन क्या होगा? सी का शेयर ऑफ गुडविल अपने कैपिटल एडजस्टमेंट के थ्रू करेंगे, बिकॉज गुडविल का पैसा तो ए और बी ले गई। भले ही सी उसका रुपया कैश में ना लाए, नहीं लेकर आया, क्वेश्चन में बताया नहीं है, तो नहीं लेकर आया, तो सी के कैपिटल से सी का शेयर ऑफ गुडविल अपने एडजस्ट करेंगे एंड ए और बी को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? अंडरस्टूड? So it is a C's capital account debit to A's capital to B's capital. बैंक अकाउंट डेबिट तभी होता है जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आया है। जब मेंशन्ड नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो कैपिटल एडजस्टमेंट का एंट्री पास होगा। तो इस क्वेश्चन में वही किया है। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से जो अपने गुडविल को निकाला है 10,000, इसको अपने हिडन गुडविल बोलते हैं। नेक्स्ट, illustration 9. A and B are in partnership, sharing profits and losses equally, 1:1. The balance sheet of Messrs. A and B
एज ऑन 31st December 2022 was as follows. ये अपने को बैलेंस शीट दिया हुआ है. On 1/1/2023, अभी पढ़ना अच्छे से. हाँ, they agreed to take C as 1/3 partner. So C का शेयर is 1/3. ठीक है. To increase the capital base to 1,35,000. They agreed to take C as 1/3 partner to increase the capital base to 1,35,000. नया पार्टनर का एडमिशन क्यों होता है? क्योंकि नया पार्टनर का एडमिशन होगा तो वो अपना कैपिटल लेकर आएगा, जिससे फर्म का कैपिटल बेस इंक्रीज हो जाएगा. यानी फर्म में पैसा इन्वेस्ट हुआ बिजनेस में, सो फर्म का कैपिटल बेस इंक्रीज. नया पार्टनर के एडमिशन के कारण फर्म का टोटल कैपिटल इंक्रीज ही होता है. क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज द कैपिटल बेस टू 1,35,000. अभी बिफोर एडमिशन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल बेस? ए और बी का कैपिटल टोटल में कितना है? 45,000 प्लस 45,000 90,000. एंड सी के एडमिशन के बाद इंक्रीज द कैपिटल बेस टू रुपीज 1,35,000. एंड एडमिशन से पहले ए और बी का टोटल कैपिटल बेस इज 90,000. सो टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीज कैपिटल? 45,000. 45,000. तो सीज कैपिटल इज 45,000. ये फिक्स्ड हो चुका है. अब आगे पढ़ना मेरे साथ. बट सी अग्रीज टू पे 60,000, यानी 15,000 एक्स्ट्रा पे करने को वो रेडी है. तो एक्स्ट्रा पैसा को अपने अच्छे वाले इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रीमियम. 15,000 एक्स्ट्रा पे करने को रेडी है वो. 15,000 प्रीमियम. नाउ टेल मी दिस प्रीमियम इज फॉर गुडविल. गुडविल. दिस प्रीमियम इज फॉर गुडविल. यानी सीज a शेयर ऑफ गुडविल इज 15,000. तो सी कैपिटल के लिए 45,000 एंड 15,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल. टोटल में 60,000 ला रहे. अब ध्यान से सुनना. हाँ, मेरे आगे क्वेश्चन को रीड मत करना, खुद से सॉल्व करना शुरू मत करना. पूरा वो एसेंस खत्म हो जाएगा क्वेश्चन का. ठीक है. क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, न्यू पीएसआर नहीं दिया हुआ है. एनसी का शेयर 1/3 है. ओल पार्टनर्स का ओपीएसआर 1:1 है. तो इट इज ऑब्वियस दैट न्यू पीएसआर विल बी व्हाट? 1:1:1. एकदम समझ में आ गया. इसमें कैलकुलेशन का भी जरूरत नहीं है. ठीक है. सो मेरे को बताओ ए और बी के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्विकली. 1:1. ए और बी के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:1. ध्यान से सुनना भैया. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:1. तो सी कैपिटल के लिए 15,000, सॉरी, सी कैपिटल के लिए 45,000. फॉर कैपिटल 45,000. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 45,000. 15,000 as premium for goodwill.
जिसका क्रेडिट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स यानी ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 में देंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू एज कैपिटल 7,500 टू बीस कैपिटल 7,500। मेरे को बोलो, ये जो सेकेंड एंट्री पास किया हमने, सेकेंड एंट्री पास करने के बाद क्या लगता है, कैपिटल बेस विल एक्सीड 1,35,000? yes or no? यस। Yes, it will exceed 1,35,000, बट अपने को सी के एडमिशन के बाद कैपिटल बेस को केवल 1,35,000 तक ही रखना है। तो क्या करें? विड्रॉ कर लेगा वो दोनों करेक्ट, पूरी। ए और बी को वो प्रीमियम फॉर गुडविल तुरंत के तुरंत निकालना पड़ेगा, तभी जाकर कैपिटल बेस 1,35,000 में रह पाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है सबको? तो सी अपने कैपिटल के लिए 45,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 45,000, 45,000। टोटल में सी agrees to pay 60,000, so 15,000 is premium for goodwill, जिसका क्रेडिट ए एंड बी को ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 में जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू एस कैपिटल 7,500 टू बीस कैपिटल 7,500। ये सेकेंड एंट्री पास करने के बाद कैपिटल बेस will increase, will be more than 1,35,000, will become more than 1,35,000, बट अपने को सी के एडमिशन के बाद कैपिटल बेस 1,35,000 तक ही इंक्रीज करना है, उससे ज्यादा नहीं। तो इसीलिए ए और बी को ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा तुरंत विड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसके लिए एंट्री इज ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, इन लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में प्रीमियम जब वो कैश में लेकर आ रहे हैं तो कैपिटल की एंट्री में ही उसको ऐड कर दे रहे हैं, एंड देन गुडविल के लिए हर केस में कैपिटल एडजस्टमेंट का एंट्री पास हो रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर जैसा मैंने कहा वैसा कर सकते हैं कि कैपिटल के लिए अलग एंट्री, बैंक टू सीज कैपिटल 45 देन प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए अलग एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। इन लोग क्या कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में अगर नया पार्टनर गुडविल का रुपया कैश में लेकर आ रहा है तो उसको कैपिटल वाले अमाउंट के साथ ऐड करके कैपिटल के एंट्री में ही पास कर दे रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट total amount the new partner brings for capital plus the premium for goodwill which he brings, and then goodwill का adjustment कैपिटल अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं, यानी गुडविल का कैपिटल एडजस्टमेंट वाला एंट्री पास कर रहे हैं। तो बेसिकली देखो, इस एंट्री में सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है 15,000 से और ऊपर में क्रेडिट हुआ था 60,000 से, तो नेट रिजल्ट सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ 45,000 से, और बैंक में तो टोटल 60 आई, 45 कैपिटल का एंड 15 गुडविल का। तो रिजल्ट वही सेम है, चाहे आप ऐसे करो या जैसे मैंने आपको कहा वैसे करो। इन लोगों ने हर क्वेश्चन में ऐसे ही किया। अगर नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर आता है तो उसको कैपिटल वाले अमाउंट के साथ ऐड करके कैपिटल वाले एंट्री में पास कर देता है, एंड देन गुडविल के लिए फिर अलग से सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट का एंट्री पास करता है, जिससे एक ही रिजल्ट मिलेगा मेरे को।
ठीक है। इलस्ट्रेशन 10 एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लीना एंड मीना वर इन बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। ठीक है, ये इनके बीच का ओपीएसआर है। Their balance sheet as on 31st March 2022 was as follows. जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है, तो इसको देखते ही नया पार्टनर का इसमें नजर पड़ने से पहले क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओपीएसआर में बांट देना है, यानी उनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई जनरल रिजर्व 2:3 के रेशियो में। On 1st April 2022, they decided to admit Nina into the partnership, giving her 1/5 share in future profits. So Nina is new partner. Her share of profit is 1/5. She brings in rupees 80,000 as her capital. So capital के लिए 80,000. Goodwill was valued at rupees 1 lakh at the time of admission of Nina. So 1 lakh is value of goodwill of the firm. इसमें नीना का शेयर कितना होगा, 1 लाख का 1/5 इज 20,000. सो 20,000 इज नीनाज शेयर ऑफ गुडविल। बताओ 20,000 के लिए क्या एंट्री पास करें, क्या 20,000 नीना कैश में लेकर आई है, या इसके लिए अपने को कैपिटल एडजस्टमेंट का एंट्री पास करना है, फटाफट। कैपिटल से एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट का एंट्री पास करना है, क्योंकि नोवेयर इट इज मेंशन दैट न्यू पार्टनर नीना ब्रिंग्स हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। लिखा हुआ है क्या, शी ब्रिंग्स इन रुपीज 80,000 एज अ शेयर ऑफ कैपिटल। सो केवल कैपिटल का ही रुपया वो बिजनेस में लेकर आई है। सो हर शेयर ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड थ्रू हर कैपिटल अकाउंट, यानी गुडविल के लिए अपने कैपिटल एडजस्टमेंट का एंट्री पास करेंगे। रीवैल्यूएशन करना है एसेट्स का। To show the following accounts in the books of the firm: profit and loss adjustment account, which is a revaluation account, partners capital account and balance sheet. Easy to solve, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट illustration 11. Alpha and beta were partners in a LLP, namely Metachem LLP, sharing profits and losses equally. Alpha and beta यानी A and B, इनके बीच OPSR is 1:1. बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट में इधर में जनरल रिजर्व है, तो इसको ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी के बीच में ओपीएसआर में कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व ओपीएसआर इज 1:1. Okay. They agreed to admit Gyama as partner from 1st April 2022 on the following terms. He shall have 1/6 share in the profits, यानी गामा का शेयर इन द प्रॉफिट इज 1/6 एंड न्यू पीएसआर इज 3:2:1। तो अपने को सैक्रिफाइस निकालना है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके फॉर अल्फा एंड बीटा एंड देन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। He shall bring rupees 2,50,000 as his capital. So capital के लिए 2,50,000. Goodwill of the firm is valued at rupees 3 lakh. ये फर्म का गुडविल है, तो नीना का शेयर विल बी 3 लाख का 1/6, कितना रहा 50,000। तो कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि नीना ब्रिंग्स या पेज
शेयर ऑफ गुडविल, न्यू पार्टनर ग्यामा, सॉरी ग्यामा। तो कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि ग्यामा न्यू पार्टनर ब्रिंग्स शेयर ऑफ गुडविल और पेज हिज अ शेयर ऑफ गुडविल। सो क्या करना है गुडविल के लिए? कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट का एंट्री पास होगा, ग्यामा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू द sacrificing partners capital account alpha and beta in the sacrificing ratio। रीवैल्यूएशन है ये दोनों ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स 3210 आर बैड। ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है? 1,43,210। इसमें से 3210 बैड है, तो पहले तो बैड डेट्स को राइट ऑफ करेंगे, है ना। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स 3210। तो ट्रेड रिसीवेबल्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? बैड डेट के लॉस को राइट ऑफ करने के बाद 1,40,000। 1,40,000 पर अपने को 5% का बैड एंड डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन क्रिएट करना है। सो 1,40,000 का 5% इज हाउ मच? 7,000। 7,000 का प्रोविजन क्रिएट करना है। सो एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 7,000। और फिर बैलेंस शीट में असेट के साइड ट्रेड रिसीवेबल्स 1,40,000 लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 7,000, नेट अमाउंट आउटर कॉलम में। लास्ट में क्या दिया हुआ है? देयर इज नो एक्चुअल लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन। बैलेंस शीट में देखो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है 60,000 का। फंड यानी ये इसलिए क्रिएट करते हैं, बिजनेस एंटिटी क्या करता है, जैसे कभी कभी काम करते करते वर्कर्स को एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं, तो वर्कर्स को लग सकता है, तो इन सब के लिए पहले से वो काम ही ऐसा है तो एक्सीडेंट्स होने का चांसेस है, तो इसलिए पहले से उसके लिए पैसा को सेव करते हैं लोग वर्कमैन कंपनसेशन फंड में डालने के लिए। ठीक है, डालकर सेव करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड में डालकर सेव करते हैं, तो ये बेसिकली सेविंग्स है, ताकि जब भी कोई एज सच वर्कर्स के साथ कोई हादसा हो तो यहां से उनको कॉम्पनसेट किया जाए। बिकॉज अगर काम करते करते लगा है तो बिजनेस एंटिटी का जिम्मेवारी होता है कि वो उनको कंपनसेट करे। तो काम ही ऐसा केमिकल है, बेसिकली आप खुद ही समझ जाओ। ठीक है, कभी कोई हाजरडस केमिकल से एक्सीडेंट्स हो ही सकता है, तो टू कॉम्पनसेट द वर्कर्स सेविंग्स करके रखते, पहले से रुपया जमा करके रखते, जहां से कि उन लोग वक्त आने पर वर्कर्स को कॉम्पनसेट कर पाए। तो ये बेसिकली एक सेविंग्स ही है। अब इसमें क्या बोला? देयर इज नो एक्चुअल लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन, यानी वर्कर्स को ऐसा अभी कुछ देने का जरूरत नहीं है, यानी ये फंड का रिक्वायरमेंट खत्म, अभी नहीं चाहिए ये फंड। क्यों नहीं चाहिए? ये इनके बीच का मैटर है, ये हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है देयर इज नो एक्चुअल लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन, यानी अभी एज सच दिस फंड इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। तो ये सेविंग्स का रुपया है, सेव किसने किया है? अल्फा एंड बीटा ने, पुराने पार्टनर्स ने। तो जब ये है ना, तो क्या करना है इसको? ये सेविंग्स का रुपया इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब ये फंड का जरूरत नहीं है, बिल्कुल वैसे जैसे जनरल रिजर्व के केस में हमने किया। जनरल रिजर्व भी एक तरीके से सेविंग्स है फ्यूचर पर्पस के लिए। तो जैसे हमने जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया इन ओल्ड पीएसआर, जब हम देखते हैं कि वर्कर्स कंपेंसेशन फंड इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, तो इसका रुपया भी अपने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे इन ओल्ड पीएसआर, बिकॉज ये भी सेविंग्स का रुपया है। तो सेविंग्स कहां से किया? प्रॉफिट में से।
तो इसका भरपाई कौन किया था जब सेविंग्स कर रहे थे? ओल्ड पार्टनर्स। बेचारे इनका प्रॉफिट कम होते गया सेविंग के चक्कर में। तो जब ये सेविंग जरूरी नहीं है तो ये रुपया वापस इनको डाल देंगे, बिकॉज आप अगर सेव करते हैं तो आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स कम हो जाता है। तो अल्फा एंड बीटा को जब सेविंग कर रहे थे तो कम कम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ये सेविंग्स के चक्कर में। तो जब ये जरूरत नहीं है तो पूरा सेविंग्स का रुपया उनको वापस कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करके, है ना? क्लियर है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये नहीं आएगा बिकॉज इसका कोई रिजर्व्स का कोई रिवैल्यूएशन नहीं होता, सेविंग्स का कोई रिवैल्यूएशन नहीं होता है। तो सिंपली इसको कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में इन ओल्ड पीएसआर डाल देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे जनरल रिजर्व का किया था। राइट। इस क्वेश्चन में केवल यही एक नया पॉइंट है सीखने लायक। अदरवाइज इस क्वेश्चन में एक अकाउंट अपने को और बनाना है, बैंक अकाउंट, वो अपने बना लेंगे। उसमें बेसिकली क्या ही आएगा, बैंक में क्या ही ट्रांजैक्शन हुआ है, वो जो नया पैसा पार्टनर करे, कैपिटल लेकर आए, बस वही है। क्लियर है? So this was the last illustration of this chapter, admission of a new partner. इसी के साथ ये इंटरेस्टिंग चैप्टर अब यहाँ पर कंप्लीट होता है। एंड देन हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हमें अपना वो रिचुअल फॉलो करना है जो अपने को हर चैप्टर के केस में करते आ रहे हैं। क्या है रिचुअल? चैप्टर के एंड में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उनको रिटन प्रैक्टिस, इनफैक्ट इलस्ट्रेशंस को पहले रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इलस्ट्रेशंस के सारे क्वेश्चंस को रिटन प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस चैप्टर के एंड में जो है उनको लिख कर सॉल्व करना है। एंड देन इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है फ्रॉम ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एमटीपीज एंड आरटीपीज। तब जाकर अपने मानेंगे कि अपना ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ है। मैंने अपने एंड से करा दिया, अब आपको अपने एंड से वो रिचुअल को फॉलो करके चैप्टर कंप्लीट करना है। सो पार्टनरशिप का 3 चैप्टर हो चुका है। एक है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स, वो पीएल अप्रूव वाला, देन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एंड अभी आज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। यानी अब पार्टनरशिप में से जो 2 क्वेश्चन आता है उसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का से पक्का हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना? इन 3 चैप्टर में से एक क्वेश्चन पक्का आता है, तीनों में से कोई भी एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। एंड देन इसके बाद बचा रिटायरमेंट, डेथ एंड रेजोल्यूशन, उन 3 में से एक क्वेश्चन। ठीक है? क्लियर है? यानी अब अपने एट दिस स्टेज 100% ऑफ द पेपर को सॉल्व कर पाएंगे अगर अपने ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं तो। ठीक है? यस सर। चलो देन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल अपने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट करेंगे। बाय देन, टेक केयर।